देखो, दासा की ओर पाठ है। लेखक का नाम क्या है? राहुल सांकृत्यायन। मेरे हिसाब से तो इसमें तो लेखक का नाम ही नहीं है, राहुल सांकृत्यायन है ना। ठीक है, तो वो क्या है, इस देखो इस चैप्टर में क्या है मैं बता देता हूँ। वो भारत मतलब जो राहुल सांकृत्यायन जी है वो बहुत ही घूमने वाले व्यक्ति थे। मतलब उनका ना, उनकी आदत थी, मतलब वो होता ना शौक, शौक था उनको कि घूमते रहना, नई नई चीजों को देखना, है ना, फिर उनके बारे में लिखना। लेखक थे तो नई नई चीजों को देखना, नए नए समाज को देखना कि वहां के लोग कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, ऐसी जानकारी लेने में उनको बड़ा इंटरेस्ट रहता था, है ना। बड़े उत्साहित रहते थे इस चीज को लेकर। वो जाते रहते थे इधर उधर घूमने, हर जगह यात्राएं करते रहते थे। मतलब उन्होंने बहुत यात्रा वर्तन किया है, बहुत यात्राएं की, मतलब इधर भी घूमे, वहां मतलब घूमने का बहुत शौक था उनको, है ना। तो घूमने घूमने में वो लासा की, और लासा क्या है, लासा क्या है? अरे एक जगह का नाम है ना, कहाँ पड़ती है? नेपाल के रास्ते से जा रहे हैं भाई वो। यार तुम लोग ना पता नहीं कहाँ ध्यान रखते हो, हैं? लासा तिब्बत में जगह जगह का नाम है, तिब्बत में है, ठीक है। तो वो अपने दोस्तों के साथ क्या होते हैं कि तिब्बत जाते हैं। कौन? राहुल सांकर, राहुल जी, राहुल जी बोलना। राहुल जी अपने मित्रों के साथ क्या जाते हैं, लासा जाते हैं। तो लासा जाने के वक्त उनके रास्ते में कौन कौन से देश आते हैं, राज्य आते हैं। उन राज्यों में, उन देशों में वो क्या क्या देखते हैं, है ना, रास्ते में क्या क्या मतलब चीजें होती है, क्या क्या मिलता है, कैसे कैसे लोग मिलते हैं, है ना, और वो लोगों से उनका व्यवहार कैसा रहता है, क्या क्या होता है वहां पे, कैसे पहनाव होते हैं, सारी चीजें हैं। तो जब वो निकलते हैं तो नेपाल के रास्ते कहाँ जाते हैं? नेपाल के रास्ते तिब्बत जाते हैं। बेटा पूरा ही पता ना हो, नहीं बोलना चाहिए। नेपाल के रास्ते कहाँ जाते हैं? तिब्बत जाते हैं। तो तिब्बत जाते वक्त जब नेपाल से इधर से गुजरे ना हो, तो उनको रास्ते में बहुत सारे फौजी ठिकाने दिखाई दिए। फौजी ठिकाने मतलब समझते हो? खंडर, जिनमें फौजी रहते थे। पहले फौजी रहते थे उनमें, लेकिन अब क्या है, हट गए वहां से। क्यों? क्योंकि आजादी से पहले पहले का जो भी था ना वो था, उसके बाद अब वो हट गए, सारे खाली हो गए, सब अपने अपने पोस्टों पे जाकर खड़े हो गए, लग गए। तो जब वो गए थे ना तो वहां पे उनको बहुत सारे खंडर मिले। फिर रास्ते में पूरा रास्ता सुनसान मिलता था, डर लगता था कि भाई कहीं कोई लूट ना ले, क्योंकि वहां पे क्या होता था, चोरी वोरी करना, है ना, मारना, लोगों को मार देना बहुत नॉर्मल बात थी, है ना। वहां पे लोग को ना मार देना, उससे पैसे लेके भाग जाना, उसके मारकर, और थोड़े से पैसों के लिए मार देते थे लोगों को वहां पे, चोर लुटेरे। तो उस बात का बहुत डर था उनको। फिर जो मतलब पुराने पुराने फौजियों के ठिकाने थे तिब्बत के, तो वो गिर चुके थे। क्यों गिर गए? क्योंकि पुराने थे बहुत। वहां फौजी वौजी ने, एक बात बताओ, कोई मकान है, मकान में अगर कोई रहना बंद कर देगा तो मकान में हालत क्या होगी, पता है ना तुम्हें? खंडर होगी दुनिया, कोई भी आएगा कूड़ा फेंक के चले जाएगा, है ना, ये चीज होती है। तो वो चीजें होने लगी थी। तो वो चीजें कभी देख रहा है तो बता रहा है। फिर वो क्या कह रहे, जिस रास्ते से लेकर तिब्बत गया था वही रास्ता पहले व्यापारी द्वारा प्रयुक्त होता था। पहले व्यापार होता था ना, नेपाल चीन भारत में, इनमें तिब्बत में, तो वो उसी रास्ते से होता था। तो वही व्यापार करने वाले लोग वहीं से आते थे, जाते थे। इस रास्ते में फौजियों ने अनेक मकान व किले, आज फौजियों के अनेक मकान व किले आज भी है, देखे जा सकते हैं। तिब्बत के लोग जाति पाति आदि के भेदभाव को नहीं मानते। वहां के लोग केवल भिक्षुकों को घर में नहीं आने देते, अन्यथा कोई अपरिचित आदमी भी उनके घर के भीतर तक जा सकता है। मतलब वहां पे ऐसे माहौल था कि गांव थे तो नहीं, जिसको जानते ना, अनजान आदमी के घर में जा सकता है, जाके बोल सकता है भाई मैं वहां से आया हूँ, या आया हूँ, मतलब जा सकते हैं। यहाँ नहीं यहाँ जा सकते हो, किसी घर में घुस सकते हो बिना पूछे? पीट पाड़ देंगे कि भाई क्या लेने घुस गया, है ना। लेकिन उस टाइम जा सकते थे, और तिब्बत में, ठीक है। वहां की स्त्रियां निसंकोच होकर अपरिचितों की भी सहायता करती है। आप चूल्हे के निकट बैठकर अपनी आंखों के आगे अपने लिए चाय भी बनवा सकते हैं। लेकिन लेखक भिकमंगे के वेश में था, फिर भी उसे वह उसके साथी सुमति को सुमति को एक झोपड़े में रहने के लिए जगह मिल गई थी। परंतु 5 साल जब लेखक
भद्र पुरुष के रूप में वहां पहुंचा, 5 साल बाद पहुंचा, तब उसे किसी ने भी ठहरने की जगह नहीं दी थी। देखो 5 साल बाद क्या हुआ कि थोड़ा माहौल चेंज हो गया होगा कि वहां के लोग कैसे रहे, मतलब लोगों में चोरियां वोरियां लग गई होगी या कुछ कोई गलत वलत होने लग गया होगा, हो जाता ना, ज्यादा छूट मिल जाती है, लोग गलत कर देते हैं, तो वो छूट देना बंद कर दिए होंगे लोगों ने। तो लेखक कह रहा है जब वो 5 साल बाद गया, पैसे वाला हो गया था वो, तो गया तो उसको किसी ने रहने के लिए जगह नहीं दी, क्योंकि माहौल बदल जाता है ना भाई, टाइम के साथ माहौल बदलता है, और 5 साल तो बहुत होते हैं बदलने के लिए। फिर भी उसे वह उसके साथी को सुमति को रहने के लिए कोई जगह नहीं मिली, परंतु 5 साल बाद जब लेखक भद्रपुरुष के रूप में गया तब पहुंचा, तब उसे किसी ने भी ठहरने की जगह न दी थी। पहले गरीब बन के गया, भिखारी बन के गया, तब भी रहने के लिए दे दिया, तब भी उसके लिए चाय बना के दे दिया, लेकिन जब वो पैसे वाला बन के गया 5 साल बाद, तो पैसे वाले होने के बाद भी उसकी जगह नहीं मिली रहने के लिए। ठीक है ना। फिर देखो लेखक पूर्ण लिखता है कि फिर दोबारा लिखता है उसके बारे में कि क्या क्या चीज है, कि उसे मार्ग का सबसे भयंकर ऊंचा रास्ता थोड़ला पार करना था। कौन सा रास्ता था बीच में, कौन सा आया था, कौन सी जगह आई थी, थोड़ला। ठीक है, थोड़ला बहुत खतरनाक जगह थी, वहां पे लोग मार देते थे थोड़े पैसे के लिए, ऐसे वो बताएगा भी, देखना। पार करना था यह एक खतरे की जगह था तथा इसकी ऊंचाई 16 से 17 हजार फीट थी। उसके दोनों दोस्तों तरफ मीलों कोई गांव नहीं था। थोड़ा ऐसा गांव था कि दोनों तरफ ना आगे ना पीछे कोई गांव नहीं, पूरा सुनसान इलाका। वहां पे चोर वोर आ जाते हैं, गला मार के काट के पैसे लेके ठीक भाग जाते। इसलिए डाकुओं की रहने के लिए सबसे अच्छी जगह मानी जाती थी। तिब्बत में यदि किसी का खून हो जाए तो खूनी को उसकी सजा मिल जाती है, लेकिन यहाँ मरे आदमी की कोई परवाह नहीं करता, क्योंकि यहाँ कोई गवाही नहीं देता। एक बात तो, जंगल में कोई किसी को मार जाएगा, कोई देखेगा तब बताएगा ना, अब देख भी लेगा तो कौन बताए भाई, डाकू तो डाकू से सब डरते हैं। तिब्बत में कोई मार दे तो चलो आदमी कहे भाई हमारे मोहल्ले में मार के गया था उसने मारा है, लेकिन जंगल में कोई मार के जाएगा, जैसे पहाड़ी पे मार के चल जाएगा, तो पता चलेगा तुम्हें? तुम तो कहोगे पता नहीं कौन मार गया, तुम बोलोगे ही नहीं पहले बात तो, पता नहीं कौन सा गैंगस्टर मार गया भाई, बोल दें हम, बोल दें हमें आके कल को सुबह लगा के गोली ढहें, ये डर रहता ना सबको। तो वही कह रहा है भाई, जंगल में अगर, गांव में अगर मारे तो आदमी बात भी करे, बता भी दे, लेकिन जंगल में अगर मारेगा तो कोई इसका बताने वाला गवाह भी नहीं मिलता, गवाह भी नहीं मिलता उसका। ठीक है ना। यहाँ कोई कानून न होने के कारण लोग बंदूक और पिस्तौल लेकर घूमते रहते हैं। थोड़ला में ओ यूपी की तरह है, हर घर घर में कट्टा मिलता है, सिस्टम, कट्टा लेके चलते हैं लोग। लेकिन अब तो बहुत कंट्रोल हो गया यहाँ पे भी। हाँ, पिस्टल लेकर घूमते रहते हैं। पहले वे लोग लोग आदमी को मारते हैं और फिर उसके सामान की जांच करते हैं। गांव में जाकर लेखक को पता चला कि पिछले वर्ष तोड़ला में एक खून हो गया था। लेखक जहां भी तनाव देखता वहां भीख मांगते हुए आगे बढ़ जाता। पहाड़ की चढ़ाई बहुत ऊंची थी, इसलिए लेखक और उसके साथी सुमति को दो घोड़े लड़कोर से लेने पड़े किराए पे। लड़कोर जगह का नाम है, वहां से 2 घोड़े ले लिए किराए पे और फिर उससे चढ़ रहे थे, क्योंकि चढ़ाई बहुत ऊपर थी, 16-17 हजार मीटर ऊपर, तो घोड़े उससे चढ़ना पड़ता है, इतना ऊंचा पहाड़ी पहाड़ है। तिब्बत में नेपाल के आगे पहाड़ी पहाड़ है, हिमालय से आगे, तो पहाड़ों पे चढ़ने पड़ेंगे। तो अब वो क्या कह रहा है कि भाई जो वहां का गांव था सूटगौर, कौन सा गांव था, लड़कोर से उन्होंने क्या है, घोड़े किराए पे लिए और फिर थोड़ला के लिए चले। लेकिन वहां पे क्या होता था कि हर आदमी क्या करते हैं, थोड़ला में बंदूक रखते हैं, है ना, लोगों को मार देते हैं। तो इसके डर के मारे लेखक जब भी ऐसा देखते थे ना कि लग रहा है कि भाई कोई आ रहा है मारेगा, चोर वोर लग रहा है, मतलब डाकू लग रहा है, तो भिखारी बन जाते थे। दे अल्लाह के नाम पे, दे अल्लाह के नाम पे, भगवान के नाम पे दे भगवान। हाँ, भिखारी भिखारी बन जाते थे। तो भिखारी को कौन पकड़ेगा, वो सोचते थे भिखारी इससे क्या बोले, है ना। अरे अभी आपको भिखारी आएगा तो उसको देख के कहोगे हाँ भाई कैसा है, नहीं पूछोगे ना, ये गए भिखारी जान दे। और कोई वो आ जाए पैसे वाला नेता होता है, अरे सर नमस्ते, सर सर करोगे ना, क्यों? क्योंकि आदमी की कीमत नहीं होती, कीमत उसके पोजीशन की होती है, उसके पद से होती है, समझे। लेखक, अब लेखक वह उसका मित्र, भाई अगर मैम नहीं आई तुम नहीं पढ़ोगे क्या? हाँ याद करो बैठ के, मैम क्या कर रही है?
अब लेखक व उसका मित्र पहाड़ों के बीच टापू के समान दिखाई देने वाले तिडरी तिडरी के विशाल मैदान में थे। मैदान में एक छोटी सी पहाड़ी थी। यहाँ सुमति के अनेक यजमान थे। यजमान मतलब जानकार, ठीक है, जिन्हें वे बोध गया से लाए कपड़ों की पतली पतली चीरी पत्तियों से बने गंडे बांटा करते थे। सुमति इन यजमानों के ऐसे ही गंडे देने के लिए जाना जाता थे, पर लेखक ने उसे जाने से मना कर दिया। दूसरे दिन यात्रा के दौरान सामान ढोने वाला बार बार न मिलने पर उनने अपना सामान पीठ पर लाद लिया और आगे की यात्रा शुरू की। तिब्बत की धूप कड़ी थी, परंतु कपड़े ढके शरीर से सेके से को बहुत ठंड लगती थी। देखो वहां पे धूप तो बहुत थी, लेकिन जहां पे कपड़े नहीं ढके होते तो वहां ठंड लगती थी। भाई बर्फ है ना होता तो। तिब्बत की जमीन पर बड़े बड़े जमींदारों का नियंत्रण है। जागीरदार के लिए राजा के समान जागीरदार राजा के समान होते हैं। शेखर नामक स्थान के मुखिया भिक्षु बड़े सज्जन थे। उन्हें लेखक का बड़े प्रेम से स्वागत किया। यहाँ के मंदिर में 103 हस्तलिखित पोथियां थी, आवाज नहीं, जिन्हें बौद्ध वचन के अनुवाद थे। प्रत्येक पोथी लगभग 15 किलो की भारी रही होगी। लेखक उन पोथियों को पढ़ने बैठ गया तथा उनके मित्र सुमति अपने आसपास के यजमानों के पास चले गए, परंतु वे उसी दोपहर वापस आ गए। उन्होंने आगे की यात्रा आरंभ की। अब देखो इसमें क्या कह रहा था वो भाई की जो तिब्बत है उसका जो मतलब जगह का आगे का जो विशाल है वो क्या है, टापू टापू बने हुए थे, मतलब पहाड़ पहाड़ छोटे छोटे है ना रहने के लिए। और मैदान खुले थे, लेकिन वहां धूप बहुत तगड़ी होती, धूप होती, लेकिन जहां कपड़े नहीं पहने होते, जितने इतने में कपड़े पहने वहां तो गर्मी लग रही थी, लेकिन जितने में कपड़े नहीं होते उनमें ठंड लग रही थी, क्योंकि सर्दी वहां बर्फीला ठंडा मौसम है, ठीक है। फिर वो धूप में चलते रहे। अब उनको कोई वो सामान ढोने वाला नहीं मिला, पहले तो गधे मिल गए थे, तो सामान ढोने वाला नहीं मिला, तो खुद ही अपने पीठ पे लेकर सामान को चल रहे थे, इसलिए गर्मी लग रही ज्यादा, धूप भी इसलिए लग रही थी, धूप में चल रहे थे। फिर यह हुआ कि जब वो आगे गए तो वहां का जो जागीरदार था उसने उनका बड़ा स्वागत किया अच्छे से। और सुमति जो अपने दोस्तों से मिलने मतलब किसी यजमान के पास चला गया, तो लेखक क्या रहा कि वहीं रुक गया और वहीं बौद्ध भिक्षुओं की जो पोथियां पड़ी थी हस्तलिखित, कितनी पोथियां थी, 103 कॉपियां थी, 103 कॉपियां थी। एक कॉपी कितने किलो की थी, 15 किलो की। 103 कॉपियां पड़ी थी, है ना, एक किलो कॉपी कितने किलो की थी, 15 किलो की। वो उनको पढ़ने लग गया। वो सोचा भाई 1-2 दिन लग जाएंगे उनको आने में सुमति को, लेकिन सुमति की दोपहर में ही आ गया था, शाम तक ही आ गया वापस मतलब। और वो आगे की यात्रा शुरू करते हैं। ये इतना चैप्टर है, याद कर लेना उसको सही, ठीक है ना। गर्ल्स को भी बताना, वो देख लेंगे।